नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत में एक बार फिर से जैसे जैसे चुनावी सीजन नजदीक आ रहा है सुर्खियों में आ गया है। चर्चा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। लेकिन आज के सेशन में जितना बार आप यूनिफॉर्म सिविल कोड सुन चुके हैं उसके बारे में तो जानेंगे ही, इसके अलावा एक और बात आज के सेशन में जानेंगे और वो ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या बहुसंख्यक हिंदू समुदाय भी विरोध कर सकता है, क्योंकि जहां बात हो पर्सनल लॉज की वहीं पर जरूरत पड़ती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत में हम जितने भी नागरिक रहते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के कानूनों से बंधे हुए हैं। एक है क्रिमिनल लॉ, जिसके अंदर आप किसी प्रकार का कोई जुर्म करते हैं तो उस लॉ के तहत आपको डील किया जाता है, और एक है पर्सनल लॉ जिन्हें आप सिविल लॉज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि आप क्राइम के अलावा कोई और चीज, चाहे वो कराधान से संबंधित काम हो या फिर पर्सनल राइट से संबंधित काम हो, और जब बात हो पर्सनल लॉज की तो वो कैटेगरी सिविल लॉज में जाकर के डलती है। तभी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, यानी देश के रहने वाले सभी नागरिकों के लिए जो उनके पर्सनल कानून है वो अलग अलग ना हो, वो एक जैसे हो। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश में दिए गए अपने एक भाषण में जिस बात का जिक्र किया गया, कहा गया कि एक परिवार के अंदर अगर कई लोग रहते हैं तो उन लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, इससे देश या परिवार अच्छे से नहीं चल सकता। तो फिर हमारे देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए अलग कानून क्यों हो? इस बात को छेड़कर बीजेपी ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो पर एक बार सब लोगों की नजरें फिर से टिका ली हैं। 2019 में जब बीजेपी सत्ता में आने के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी की थी, उस समय उन्होंने कहा था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इसी के तहत प्रधानमंत्री ने यह बात छेड़कर वापस से लोगों के बीच जिक्र पैदा कर दिया है कि क्या वर्तमान की सत्तारूढ़ एनडीए या फिर बीजेपी बहुमत दल क्या आने वाले समय में यूसीसी को लेकर आएगा, यानी सभी धर्मों के लिए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी के लिए एक जैसा कानून उनके पर्सनल जो अधिकार हैं उनको डील करने के लिए लाया जाएगा। आज के सेशन में हम इस कानून से जुड़ा हुआ इतिहास भी जानेंगे, भविष्य भी समझेंगे, चैलेंजेस क्या आ सकते हैं वो भी जानेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां अलग धर्मों की बात हो, अक्सर जिस चीज के बारे में जिक्र होता है मुस्लिमों के द्वारा तलाक 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 बोलकर तलाक दिया जाना और एक से अधिक पत्नियों का रखा जाना और तलाक दोबारा कैंसिल करके अगर किसी पत्नी को पति के साथ वापस रहना हो तो बिद्दत की जो रस्म है, उन सब के जिक्र आज के हलाला और बिद्दत, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में आज के सेशन में जिक्र हो सकता है। तो आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और चर्चा के अंदर हेडिंग से शुरू करते हैं, क्योंकि आप जैसा यहां देख रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा जैसा हाल ही में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो बैक करते हैं, यानी कि वो इसका समर्थन करते हैं, और इसी वजह से पर्सनल लॉज को लेकर के फिलहाल पर्सनल लॉ हमारे यहाँ पर देश के अंदर जो लॉ कमीशन है वो लोगों से राय लेना शुरू कर चुका है। लगभग 8 लाख से अधिक लोगों की राय ली जा चुकी है। यूसीसी इज मोदीज न्यूक्लियर बटन, स्प्लिट इंडियन पॉलिटिक्स बिटवीन हिंदू लवर्स, मुस्लिम अपीजर्स, इस प्रकार से न्यूज वाले अपनी अपनी हेडिंग लिख रहे हैं। इस प्रकार की चर्चा आने पर बड़ा प्रश्न बनता है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, और मोदी गवर्नमेंट अगर यूसीसी मानसून सेशन में लेकर आती है तो इसका प्रभाव उन्हें चुनावों में कितना देखने को मिलेगा? क्योंकि जहां तक बात हो यूसीसी के समर्थन की, तो एक प्रकार से देखा जाता है कि वे सभी लोग इसका समर्थन करेंगे जो कि बहुलता में है या बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक देश के अंदर हिंदू समुदाय है, ऐसी स्थिति में संभवतया वो यूसीसी का समर्थन करते दिखेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर अल्पसंख्यकों की बात हो, विशेष रूप से मुस्लिमों की बात हो जो कि सेकंड हाईएस्ट देश के अंदर पॉपुलेशन रखते हैं, उनका अगर अल्पसंख्यक राइट, जिसमें कि उन्हें पर्सनल लॉ के द्वारा, मुस्लिम पर्सनल लॉ के द्वारा ड्राइव किया जाता है, अगर उनके लॉज हटा दिए जाएं तो ऐसी स्थिति में उनके साथ जाकर कौन सी पार्टी खड़ी होगी, इससे देश के अंदर एक डिवाइड पैदा हो सकता है। यह डिवाइड संभवतया पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय देखे गए प्रोटेस्ट से भी बड़ा हो सकता है। इसकी कई राजनीतिक जानकार वो अनुमान लगा रहे हैं कि संभवतया ऐसा कुछ बड़ा काम हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया जो भाषण है वो आप एक बार सुन सकते हैं। मनीव्यू से 5 लाख तक का लोन 5 मिनटों में, और जो मन गया वो कर। डाउनलोड द मनीव्यू ऐप नाउ। मैं नाथूराम गोडसे, गांधी का हत्यारा गोडसे बोल रहा हूँ। कई लोग मुझसे नफरत करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी बातों में जिस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं
वो सुप्रीम कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसा बोल चुका है। क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करता है? तो जवाब है जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 4 बड़े ऐसे मामले हैं जहां पर इस बात को कहा है कि भारत के संविधान में ऑलरेडी आर्टिकल 44 में यह बात मेंशन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए। तो जब हमारे डीपीएसपी देश के नीति निर्देशक तत्वों में यूसीसी मेंशन है, तो सरकारें अभी तक इस विषय पर प्रयास क्यों नहीं कर रही है? ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 लैंडमार्क डिसीजंस में अपनी बात को रियर्ट किया है और बार बार सरकार से कहा है कि आप जल्दी इस पर कानून बनाएं। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का इसीलिए बार बार रेफरेंस लेकर कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है तो पार्टीज जो वोट बैंक की राजनीति करती हैं या फिर वो मुस्लिमों के वोट के लिए अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, वो देश की आजादी से लेकर अभी तक यूसीसी नहीं लेकर आए। लेकिन एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में उठता है और वो सवाल ये है कि सर, क्या वाकई में देश की आजादी के समय संविधान सभा के द्वारा यूसीसी के बारे में विचार नहीं किया गया था क्या? जब हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिखा जा रहा था, क्या उस समय के राजनेताओं या संविधान सभा में बैठे हुए जो सांसद थे, क्या उन्हें एक बार के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि आने वाले समय में हमें सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून बनाना होगा? आंसर है, हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी यूसीसी उस समय नहीं आया। इसका बड़ा कारण था तत्कालीन सरकार इस बात से, क्योंकि देश तत्काल रूप से तब विभक्त हुआ ही था, बटा ही था। तो ऐसी स्थिति में धर्म के आधार पर भविष्य में कोई और भी डिस्प्यूट क्रिएट हो, शायद सरकार उससे बचना चाहती होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिमों को भड़काने की बात पर यूसीसी में प्रधानमंत्री का कहना है कि जो लोग मुस्लिमों के तुष्टीकरण का, यानी कि मुस्लिमों के हितों की बात करके उनके जो गलत काम है उनके ऊपर पर्दा डालने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, वो केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। असल मायने में अगर ये लोग वाकई में, ये लोग से मतलब जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं या मुस्लिमों के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्य करते हैं, तुष्टीकरण का अर्थ हुआ कि कमियों को नजरअंदाज करके उनका साथ लेकर चलना। जैसे प्रधानमंत्री के मतानुसार मुस्लिम समाज की बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्हें तलाक के प्रोसीजर से जब गुजरना होता है या हलाला या बिद्दत जैसी जो रस्में हैं इनसे गुजरना होता है, तो उन्हें बहुत सी पीड़ा सहन करनी होती है। वहीं मुस्लिम पुरुष के द्वारा एक से अधिक शादी करके महिलाओं के साथ समानता का अधिकार नहीं देखा जाता। तो निश्चित ही ये महिलाओं के लिए, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रताड़ना जैसा है। ऐसी स्थिति में उन्हें ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं समाज को आगे बढ़ाया जाए? प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से तर्क दिया। प्रधानमंत्री के बाद आते ही 2 बहुत बड़े काम हुए। पहला काम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि मुस्लिमों के हितों की बात करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कि शरीयत से प्रभावित है उनको लेकर के एक्टिवेट हो जाता है। और उन्होंने कहा कि हम इस बात के पक्ष में नहीं हैं और हम अपने द्वारा अपना प्रतिक्रिया या अपना विरोध दर्ज कराते हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉ कमीशन की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि इस विषय पर अब हम अभी तक 8.5 से ज्यादा लोगों के 8.5 लाख से ज्यादा लोगों के हम लोग रेस्पॉन्स ले चुके हैं, यानी कि उन लोगों से उनकी राय जान चुके हैं कि वो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या मानते हैं और क्या चाहते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि देश के नागरिक 2 प्रकार के कानूनों से ड्रिवन होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ है और एक सिविल लॉ है। और सिविल लॉ का सीधा सा अर्थ क्या है? शादी ब्याह संपत्ति से जुड़े हुए मामले सिविल कानून के तहत कंसीडर किए जाते हैं। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार, संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं में खास महत्व रखने वाले जो लॉ है वो इसी के तहत काउंट किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार होता है, वहीं हिंदुओं में शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। यानी क्राइम करोगे तो एक ही कोड के द्वारा, आईपीसी के द्वारा ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन शादी करोगे, संपत्ति का बंटवारा करोगे तो सबके अपने अपने धर्म के अनुसार कानून है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो पर्सनल यानी कि सिविल कोड है वो भी देशवासियों के लिए एक जैसे हो जाएंगे। ये बात यहां पर देखने में आ रही है। कहा जा रहा है कि पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना अपराध है। इसके लिए एक कानून अगर बन जाएगा तो दोनों धर्मों को इसे मानना पड़ेगा। तो बड़ा सवाल है कि इस प्रकार की लॉ की ड्राफ्टिंग कौन करेगा? जब ये कानून है तो ड्राफ्ट कौन करेगा? तो लॉ कमीशन करेगा। लॉ कमीशन अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देगा, फिर सरकार उसे संसद में प्रस्तुत करेगी। तो क्या संभव है आने वाले समय के अंदर यूसीसी के नाम पर? तो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि 10 प्रकार के चैप्टर यूसीसी में हो सकते हैं, जिसमें पहला, शादी की उम्र को लेकर नियम हो सकते हैं, तलाक के आधार पर जुड़े नियम हो सकते हैं,
तलाक से जुड़े प्रोसीजर हो सकते हैं, मेंटेनेंस तय करने का आधार तय हो सकता है, मेंटेनेंस देने की प्रोसीजर तय हो सकती है, गोद लेने का आधार तय हो सकता है, गोद लेने का प्रोसीजर तय हो सकता है, उत्तराधिकारी और विरासत से जुड़े नियम, पति पत्नियों की संख्या और परिवार नियोजन से जुड़े मुद्दे शामिल किए जा सकते हैं। बड़ा सवाल, देश में सबसे पहले इसकी मांग कब उठी? तो देखिए 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उन्होंने कहा था कि क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर देश में एक कानून हो सकता है और एक कानून बना भी। इसी के बाद आईपीसी भी आई, लेकिन हिंदू और मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉज को अंग्रेजों द्वारा अलग रखा गया। 1941 में बीएन राव की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी जिसमें हिंदुओं के लिए एक कॉमन सिविल कोड को बनाने की बात कही गई। आजादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। यह तथ्यात्मक जानकारी है, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल रखा गया था। इसका मकसद था कि हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से आजादी दिलाना। हालांकि उस समय जनसंघ के नेता, जनसंघ जो कि बीजेपी का मतलब पहला वो माना जाता है, शुरुआती जो रूप था, जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, करपात्री महाराज समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया। उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। 10 अगस्त 1951 को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा नेहरू पर पत्र लिखकर दबाव बनाया गया तो उसमें नेहरू जी इस बात को लेकर तैयार हुए। हालांकि राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि उस समय पार्टी के राजेंद्र प्रसाद जी काफी एक्टिव भी रहे पार्टी के अंदर, और उनके साथ साथ काफी सारे जो सांसद हैं वो इसके विरोध में उतर आए। आखिरकार नेहरू जी को झुकना पड़ा और 1955 और 56 में नेहरू जी ने इस कानून को 4 छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर संसद में पास कराया, जिनमें पहला था हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन यानी उत्तराधिकारी से जुड़ा हुआ नियम 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। जब ये एक्ट 4 भागों में बंट करके आया तो फिर एक मांग उठने लगी, और मांग ये कि हिंदुओं के लिए तो आपने हिंदू कोड पास कर ही दिया, लेकिन केवल हिंदू महिलाओं के लिए ही क्यों, अन्य धर्मों के लिए क्यों नहीं? इसी को लेकर के फिर दिमाग में जिज्ञासा बनी कि अन्य धर्म के लोग किस लॉ से ड्रिवन होते हैं। तो साथियों, हिंदू, जैन और बौद्ध हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 से ड्राइव होते हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 से ड्राइव होते हैं। वहीं ईसाई विवाह अधिनियम 1872 से, पारसी विवाह अधिनियम और इसी प्रकार से सिख आनंद विवाह अधिनियम 2012 से ड्राइव होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं, आर्टिकल 44 में जिक्र किया गया है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो उसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट क्या यूं ही बोलने लग जाता है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब कोई केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी राय रखता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रमुख एक मुद्दा गया जिसका नाम है शाहबानो प्रकरण 1985। शाहबानो प्रकरण, जिसकी वजह से कांग्रेस और काफी ज्यादा उस समय ये मामला, क्योंकि उस समय राजीव गांधी जी की सरकार हुआ करती थी, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया था। फैसले को पलटने से देश में काफी ज्यादा विवाद हुआ था। राजीव गांधी जी द्वारा उस समय पर काफी ऐसे डिसीजन लिए गए जिसका दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है, डेड लेटर, उसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता बनाई जाए। इसी प्रकार सरला मुदगल केस 1995 आया, जिसमें संविधान के अंदर यह बात का जिक्र किया गया कि क्यों ना सरकार के द्वारा इस केस में भी सिविल कोड की बात की गई, यूसीसी की बात की गई। ऐसे ही जॉन बलवंत केस 2003 और शायरा बानो केस 2017, इन सभी में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन सिविल कोड के ऊपर जोर दिया था। हालांकि जब इतना ज्यादा सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली काम करने लगी तो लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट को ही बोल देते हैं कि आप ही डायरेक्शन दे दो कोर्ट को, मतलब संसद को, कि वो कानून जल्दी से बनाए। ऐसी स्थिति में लोगों ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ही डाल दी कि सर जी आप ही कह दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है, इसलिए इस पिटीशन की सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। यह हाल ही का जुड़ा मामला है। लोगों ने इसे इस प्रकार से इंटरप्रेटेड किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की मांग से किनारा कर लिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बनाने का काम हमारा नहीं है, इंप्लीमेंट करवाना, उसमें कोई चीज से देश का नुकसान ना हो उसका ध्यान रखना हमारा कार्य है। ठीक है, तो इसका विरोध इतना ज्यादा होता क्यों है? तो सबसे पहली बात, मुस्लिमों को अपने पर्सनल लॉज पसंद है, ठीक बात है, लेकिन उन्हें इस बात के लिए भी बैकिंग कौन देता है कि हाँ आपको अपने पर्सनल लॉ प्रोटेक्ट करने चाहिए? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 25, जो कि भारत के संविधान में दिया गया मूल अधिकार है। अनुच्छेद 25 देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत जो भी धर्म के लोग देश में निवास करते हैं वो अपने धर्म को मानने के लिए, कि वो उसे कैसे मानते हैं, क्या फॉलो करते हैं। बेबी, केरला की टिकट्स करवा ली? देखो,
अगले मंडे तो हम भी जा रहे हैं केरला। प्लान्स कभी भी चेंज करने पड़ सकते हैं। फ्लाइट, ट्रेन या बस टिकट कैंसिल करो तो मिलेगा 100% रिफंड। ट्रैवल बुकिंग्स के लिए इंडिया का है पेटीएम करो। ट्रिप के लिए मेरा 1000। मेरा 1000। होटल्स में फ्लैट 1000 रुपीज ऑफ ऑन द गो आईबीबो ऐप। उसके लिए फ्री है। अगर ऐसी स्थिति में भविष्य में धर्म के आधार पर जो कानून चल रहे हैं उन्हें पलटने का प्रयास होता है तो इसे एक मूल अधिकार में उल्लंघन ट्रीट किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए मुस्लिमों के जानकारों की तो उनका मानना है कि जो शरीयत कानून है, शरीयत कानून जिससे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है, वो सन 1400 साल पहले का है, यानी कि आज से 1400 साल पहले का है। ये कानून उस समय के कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है। लिहाजा इसमें उनकी जो आस्था है ये आस्था का विषय है और आस्था का विषय धार्मिक स्वतंत्रता में आता है। ऐसी स्थिति में मुस्लिमों की चिंता है कि 1947 के बाद से मिली हुई उनकी धार्मिक आजादी धीरे धीरे उनसे छीनी जा सकती है। लेकिन सरकार इतना ज्यादा जिद क्यों कर रही है? सरकार इसलिए जिद कर रही है क्योंकि उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि वो एक कमिटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। इसलिए बीजेपी ने अपने जो मैनिफेस्टो में बात कही थी उसी को वो दोहराती हुई आगे बढ़ रही है। क्या सरकार इस चीज के लिए तैयार है? क्योंकि आज से पहले अगर आपने ये वाला पॉइंट गौर किया हो जिसमें सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात भी की थी, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की जो बात थी उस पर देश में बड़ा विरोध हुआ था। तो ऐसी स्थिति में क्या यूसीसी आने पर भी देश में विरोध होगा? सरकार इसकी टेस्टिंग कर चुकी है। बीजेपी के ही एक सांसद हैं जिनका नाम है राज्यसभा के अंदर किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके यूसीसी की राज्यसभा के अंदर मांग की थी। उस समय उन्होंने देखा कि मार्केट में कहीं भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ, संभवतः यह भी एक प्रयास हो सकता है। भाई देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? दो प्रकार के संसद में बिल पेश किए जाते हैं, एक होता है गवर्नमेंट बिल और एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। अगर सरकार का कोई मंत्री बिल लेकर आए तो वो गवर्नमेंट बिल कहलाता है और अगर कोई नॉन मिनिस्टर बिल लेकर आए, चाहे वो अपोजिशन ही क्यों ना हो, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाता है। यूसीसी से फायदा किसे होगा? सरकार इतना ज्यादा दिमाग क्यों लगा रही है? तो कहा जा रहा है कि इसे मुस्लिम और पारसी महिलाओं को फायदा होगा, विशेष रूप से तब जब उन्हें पैतृक संपत्ति में पुरुषों के मुकाबले जो कम अधिकार प्राप्त हैं वो बराबरी के होने लगेंगे। मुस्लिमों में महिलाएं तो एक ही शादी कर सकती हैं, पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, तो समानता की बात होगी क्योंकि महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिलेंगे और महिलाएं जो तलाक से पीड़ित होती हैं उनसे उन्हें छुटकारा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूसीसी आता है तो पर्सनल लॉ पर संकट आएगा, शरीयत को चुनौती मिलेगी क्योंकि कानून जो चला आ रहा है मुस्लिमों का पर्सनल, उसे चुनौती मिलेगी। इसी के साथ साथ एक से अधिक जो विवाह करने का अधिकार है वो अपराध बन जाएगा, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं को पैतृक संपत्ति के अंदर हिस्सा मिलेगा। लेकिन एक बड़ी चीज यहां पर निकल कर आती है कि अगर यूसीसी आता है तो लिव इन रिलेशनशिप पर भी असर पड़ सकता है। इसका अर्थ क्या है? वे महिला और पुरुष जो एक साथ रहते हैं बिना विवाह के एक दूसरे की मर्जी से, संभवतः यूसीसी आने पर उनके ऊपर भी यह बाध्यता आए कि वो अपने परिवारजनों को बताकर ही एक दूसरे के साथ रह सके। तो इस बारे में कानून के जानकारों का क्या मत है? कानून जानकारों में से एक सारा खान जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं, इनका तथ्य न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ जिसमें लिखा गया कि वयस्क नागरिकों को अगर पार्टनर चुनने का अधिकार है तो पार्टनर चुनने के अधिकार पर किसी भी प्रकार से कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक रिटायर्ड जज का कहना है कि महिलाओं को लिव इन रिलेशन में भी अगर वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत सिक्योरिटी दी गई है तो उन्हें अपने माता पिता को बातें बतानी चाहिए। अर्थात लिव इन पर यूसीसी का क्या असर होगा, इसे लेकर भी कानून के जानकार बटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो जानकारों की है वो ये कि इस कोड के आने से सबसे ज्यादा प्रभावित मुस्लिम कम्युनिटी होगी, जिसकी वजह से और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ हिंदू कम्युनिटी भी इससे प्रभावित होगी। ये बात आपको अतिरिक्त रूप से पता हो तो अच्छी बात है। सवाल बड़ा बना कि सर मुस्लिमों का तो मतलब परेशान होना हमें इसलिए समझ में आया क्योंकि शरीयत कानून से हट के बात होगी, हिंदू क्यों परेशान हो सकते हैं? तो इसके पीछे का कारण है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये क्या होती है? देश में जब देश शुरुआती रूप में एक साथ था, जब न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट नहीं हुआ करता था, तो देश के परिवार एक संयुक्त परिवार में रहा करते थे और संयुक्त परिवार का अपना एक बिजनेस होता था। आपने आज भी देखा होगा बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी अपनी एक दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ा शोरूम है, लेकिन सब परिवार के लोग उसी के माध्यम से अपने घर का गुजारा करते हैं। ऐसे परिवार की इनकम को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में काउंट किया जाता है, जिसमें उस परिवार के मुखिया के अलावा जितने भी अन्य लोग हैं उनकी आय को भी उसमें शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर टैक्सेशन में राहत मिलती है। अगर यूसीसी आता है तो एचयूएफ खत्म होने का खतरा मंडराता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार विराट गुप्ता का कमेंट काफी ज्यादा प्रकाशित हुआ है जिसमें उनका कहना है
ये संभवतया आने वाले समय में HUF को चुनौती मिल सकती है यूसीसी के आने से। वहीं दूसरी ओर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को भी चुनौती मिल सकती है। क्यों? जब हिंदू महिला किसी अन्य धर्म के पुरुष के साथ शादी करे तो उसके लिए कानून है, लेकिन जब सबके लिए पर्सनल लॉ हो जाएंगे, पर्सनल लॉ खत्म होकर यूसीसी हो जाएंगे, तो फिर स्पेशल मैरिज एक्ट क्या करेगा? इसलिए दूसरी चुनौती इसे मिल सकती है। तीसरी चीज जो यहां पर आती है वो क्या है कि आने वाले समय में जनजातियों को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल मुस्लिमों में ही एक से ज्यादा शादी का रिवाज नहीं है। देश के बहुत सारे आदिवासी ऐसे हैं जहां पर एक से अधिक शादियों का प्रचलन है। आपको याद होना चाहिए कि देश में आदिवासियों को शेड्यूल्ड ट्राइब में कंसीडर किया जाता है और देश में लगभग 705 आदिवासी समुदाय हैं, जो कि देश की लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 10.43 करोड़ पॉपुलेशन होल्ड करते हैं, जो कि देश की कुल आबादी का लगभग 8% है। और ऐसी स्थिति में अगर देश की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होता है तो सवाल यह है, क्या हर आदिवासी एक से ज्यादा शादी करता है? जी नहीं। देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां आदिवासियों की पॉपुलेशन ज्यादा है और वहां पर इस प्रकार के रीति रिवाज चलते हैं। उनमें से एक उदाहरण मेघालय का है, जिसमें हाल ही में 86% एसटी है। आप देखें, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, या बड़ी संख्या के अंदर आदिवासी रहते हैं। और आपको यही कारण पता हो कि यूसीसी में जहां पर मेघालय, जहां पर कॉनराड संगमा की सरकार है, जो कि एनडीए का अलायंस है, बीजेपी का साथ ही संगठन है, उसके द्वारा भी यूसीसी का हाल ही में विरोध किया गया है। उन्होंने कहा है कि वो यूसीसी में सरकार के साथ नहीं है, क्योंकि अगर यूसीसी आया तो वो फिर आदिवासियों पर भी नुकसान डालेगा और आदिवासियों की यहां पर संख्या बहुमत में है। ऐसी स्थिति के अंदर यूसीसी का विरोध भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और कौन लोग विरोध कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में संभव है कि जब पर्सनल लॉज एक जैसे बनेंगे तो बहुत सारी चीजों की डिक्टेशन हो सकती है, जिसमें कि दक्षिण भारत के हिंदू परिवारों में भी दिक्कतें आ सकती हैं। और वो कैसे? क्योंकि दक्षिण भारत में ऐसा देखा गया है कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग अपने रिलेटिव से ही शादी करते हैं, जो बहुत नियरेस्ट हैं, वो हिंदू परिवारों में। 2015-16 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में 10.5% महिलाएं अपने पिता की साइड के फर्स्ट कजिन से शादी करती हैं। वहीं 13.2% महिलाएं अपनी मां की साइड के फर्स्ट कजिन से शादी करती हैं और 3.5% महिलाएं अपने अंकल से शादी करती हैं। ये दक्षिण भारत के अंदर, तमिलनाडु के अंदर प्रिवेल काम है। और अगर ऐसा होता है तो संभव है कि यूसीसी आने पर ये सारी चीजें भी कोडिफाई हो जाएं कि विवाह किससे और कैसे किया जा सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय के अंदर संभव है इस वजह से भी हिंदुओं में भी और विशेष रूप से दक्षिण भारत में भी इसका विरोध दर्ज किया जाए। अगर ऐसी बातें होती हैं तो आने वाले समय में सरकार इसी वजह से लॉ कमीशन के माध्यम से जनता की राय जानने का प्रयास कर रही है कि लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं। क्योंकि यूसीसी अगर आता है तो शादी की न्यूनतम उम्र का तय होना तय है। शादी के बाद महिलाओं के अधिकार क्या होंगे, तलाक के कानून क्या होंगे, महिलाओं के भरण पोषण के लिए क्या अधिकार होंगे और फिर बच्चा गोद लेने को लेकर क्या रीति रिवाज होंगे, संभवतया इन सभी पर फैसले संभव हैं। क्या कोई राज्य ऐसा है जो इस पर काम कर रहा है? गुजरात काम कर रहा है, उत्तराखंड काम कर रहा है, गोवा तो आजादी के साथ से ही यूसीसी को मानता चला रहा है। फिर एक दिमाग बड़ा बनता है कि सर एक बात बताइए, केंद्र सरकार कह रही है हम यूसीसी लाएंगे, हम यूसीसी लाएंगे, तो विभिन्न राज्य जो लेकर आ रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है? राज्य क्या अपनी डपनी अपना राग गा रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। देश के अंदर पर्सनल लॉज कंकरेंट यानी समवर्ती सूची का हिस्सा है और समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र भी कानून बना सकता है। हाँ, लेकिन अगर केंद्र का कानून बन जाए तो फिर कानून जो है वो पूरे देश में केंद्र का ही लागू होता है। इसीलिए देश में विभिन्न राज्य मिलकर के अपने अपने लेवल पर यूसीसी के लिए कानून बना रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों का स्टैंड क्या है। तो ऐसी स्थिति में यूसीसी को लेकर आम आदमी पार्टी यूसीसी के समर्थन में है। उनका कहना है कि अगर सब लोगों से राय ली जाए, समर्थन बनता है तो हम इसके समर्थन में हैं। ठीक उसी प्रकार से शिवसेना भी ये कहती है कि हम यूसीसी के समर्थन में हैं, लेकिन सबसे पहले सभी की बातें सुना जाना जरूरी है। इसी के साथ साथ फिर यूसीसी के विरोध में कौन है? तो एनसीपी, एआईआईएमआईएम, कांग्रेस, डीएमके, शिरोमणि अकाली दल, इन सबका अपना अपना मत है और उनका कहना है कि इन सब विषयों पर पूर्ण सहमति होना जरूरी है, तब जाकर के इस प्रकार के कानून में परिवर्तन किया जाए। जैसा मैंने आप सभी से कहा कि आज की ताजा खबर है और वो खबर ये है कि हाल ही में मणिपुर जो है, जो कि एनडीए का नॉर्थ ईस्ट अलाई है, मेघालय के द्वारा हाल ही में कहा गया है कि वो यूसीसी में सरकार का समर्थन नहीं करेगा। इसी प्रकार से कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला जी के द्वारा भी इस विषय के ऊपर अपना विरोध दर्ज कराया गया है। हालांकि कल यानी कि 3 जुलाई को पार्लियामेंट का एक पैनल यूसीसी पर विचार करने के लिए बैठने वाला है, यानी कि सरकार संभवतया मानसून सत्र के अंदर इस विषय पर कोई ना कोई जिक्र जरूर लोगों के सामने रख सकती है। देखने वाला होगा कि आगे होता है क्या। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप इसको समझ पाए हैं तो जल्दी से अपने सभी साथियों के साथ साझा करें और हाँ,
अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपनी राय अपने द्वारा जरूर व्यक्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों से साझा करें। जैसा हम सभी ने आपसे पहले भी अनाउंस किया है